हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे हमने चाल, साजिश और समझौतों के जरिए बंगाल पर कब्जा कर लिया था। लेकिन दोस्तों, भारत में सब मीर जाफर की तरह दोगले नहीं हैं। दक्षिण में एक ऐसा राज्य है जो अंग्रेजों की आंखों में आंख डालकर खड़ा है, यानी कि मैसूर। वहां सत्ता सिर्फ कागजों से नहीं चलती है, वहां तलवारें बोलती हैं, तोपें गरजती हैं और शासक ऐसे हैं जो अंग्रेजों को सीधी चुनौती दे रहे हैं। 4 युद्ध, 4 बार अंग्रेजों की परीक्षा और हर बार मैसूर एक दीवार बनकर खड़ा रहा है। लेकिन सवाल यह है, जब मैसूर इतना मजबूत है तो आखिर हम अंग्रेज उस पर कब्जा कैसे कर लेते हैं? कौन सी गलती, कौन सी साजिश और कौन सा युद्ध मैसूर के पतन की वजह बन जाएगा? आज के इस एपिसोड में हम यही तो देखने वाले हैं। हम देखेंगे एंग्लो मैसूर युद्ध, हैदर अली से लेकर टीपू सुल्तान तक की कहानी और वो पूरा खेल जिसने दक्षिण भारत की सबसे ताकतवर सत्ता को इतिहास बना दिया। अगर आप इतिहास को सिर्फ समझना नहीं, देखना भी चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक देखना, मजा आ जाएगा। मैं किसी भी ऐसी संधि को स्वीकार नहीं कर सकता जो मेरी आजादी और सम्मान पर प्रश्न चिन्ह लगाए। युद्ध यदि आवश्यक है तो मैं उसके लिए तैयार हूं। दोस्तों, मैसूर की कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। मैसूर कोई साधारण रियासत नहीं थी। ये वही भूमि थी जहां कभी विजयनगर साम्राज्य की गूंज सुनाई देती थी। 1565 में तालीकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर का पतन हुआ और उसी पतन की विरासत से मैसूर धीरे धीरे उभर कर सामने आया। नाम मात्र के लिए मैसूर मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना, लेकिन असल सत्ता यहां वोडेयार वंश के हाथों में थी। 18वीं सदी तक आते आते मैसूर दक्षिण भारत की सबसे संगठित और शक्तिशाली शक्ति बन गया। मैसूर का प्रशासन और शक्ति का उभार 1734 से 1766 तक मैसूर पर चिक्का कृष्णराज वोडेयार का शासन था। राज्य की कमान 2 हिस्सों में बटी थी। राजस्व नंजीराज संभालते थे और सेना की जिम्मेदारी देवराज के पास थी। लेकिन यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। 1721 में जन्मा एक साधारण सैनिक जो घुड़सवार के रूप में सेना में आया था, अपनी काबिलियत के दम पर 1760 तक मैसूर का सैन्य प्रमुख बन गया। ये कोई और नहीं बल्कि हैदर अली था। अपनी उत्कृष्ट सैन्य कुशलता के बल पर उन्होंने निजामी सेना और मराठों पर विजय प्राप्त की और 1761 से 63 में डोडबल्लापुर, सेरा, बेदनूर और होसकोटे पर कब्जा कर लिया तथा दक्षिण भारत के उपद्रवी पोलीगारों को अपने अधीन कर लिया। दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में विजयनगर साम्राज्य के समय से ही पोलीगार या पलय्यक करार को सैन्य प्रमुख और प्रशासनिक राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाता था। वे किसानों से कर भी वसूलते थे। 1761 से 63 के बीच हैदर अली ने पोलीगारों को दबाकर राज्य का विस्तार किया। बिदनूर, कन्नर और मालाबार जीतकर उसे समुद्री तटों तक सीधी पहुंच मिल गई। लेकिन दोस्तों, मुझे ये सफलता इतनी आसानी से नहीं मिली है। मराठे मेरे ऊपर लगातार हमले कर रहे हैं। हैदराबाद के निजाम से भी मेरी लाग ठाट है और कर्नाटक का नवाब भी मैसूर को चारों तरफ से घेरने का प्लान बना रहा है। ऐसे तो मैंने फ्रांसीसियों से मदद मांगी है, देखते हैं क्या होता है। अपने एग्जाम के लिए आप कुछ बातें याद रखना, जैसे कि डिंडीगुल में तोपखाने की फैक्ट्री बनाई, आधुनिक आर्टिलरी का प्रयोग करना शुरू किया और मैंने ही यूरोपीय सैन्य तकनीक से अपनी सेना को तैयार करना शुरू किया था। यहीं से अंग्रेजों की चिंता शुरू हुई, क्योंकि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में पहले से ही संघर्ष चल रहा था। हैदर अली और फ्रांसीसियों की बढ़ती निकटता से ही आंग्लो मैसूर युद्धों की पृष्ठभूमि तैयार होने लगी थी। एंग्लो मैसूर युद्ध क्यों हुए? आपको याद होगा, पिछले एपिसोड में हमने 1764 का बक्सर का युद्ध दिखाया था। इसी युद्ध के बाद कंपनी के हौसले अब चरम पर थे। बंगाल में मिली सफलता के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी अब दक्षिण की ओर बढ़ रही थी। दक्कन में पहले से ही एक जटिल संघर्ष चल रहा था,
जिसे हम कहते हैं डेक्कन क्वाड्रेंगुलर कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें शामिल थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मराठे, निजाम और फ्रांसीसी। और इसी संघर्ष के केंद्र में था मैसूर। प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध 1766 से 1769 के बीच। दोस्तों, इस युद्ध का सबसे बड़ा कारण यह है कि अंग्रेजों ने मेरे खिलाफ हैदराबाद के निजाम और मराठों के साथ मिलकर एक गठबंधन बना लिया है। इस युद्ध में एक तरफ था हैदर अली और दूसरी तरफ था हैदराबाद के निजाम, मराठों और अंग्रेजों की गठबंधन सेना। हैदर ने कूटनीतिक रूप से पहले तो मराठों को तटस्थ कर दिया और फिर निजाम को अरकोट के नवाब के खिलाफ अपना सहयोगी बना लिया। ये युद्ध 1.5 साल तक बिना किसी निष्कर्ष के जारी रहा। हैदर ने अचानक अपनी रणनीति बदल दी और मद्रास पर हमला कर दिया, जिससे मद्रास में पूरी तरह से अराजकता और दहशत फैल गई। इस कारण अंग्रेजों को 4 अप्रैल 1769 को हैदर के साथ एक संधि करनी पड़ी, जिसे मद्रास की संधि के नाम से जाना जाता है। इस संधि में कैदियों और जीते गए क्षेत्रों के आदान प्रदान का प्रावधान था। अंग्रेजों के लिए ये एक जबरदस्त झटका था। हैदर अली को यह आश्वासन दिया गया था कि यदि उन पर किसी अन्य शक्ति द्वारा हमला किया जाता है तो अंग्रेज उनकी सहायता करेंगे। दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध 1780 से 1784। जब 1771 में मराठा सेना ने मैसूर पर हमला किया, तब अंग्रेज मद्रास की संधि का पालन करने में विफल रहे। दोस्तों, जैसे कि अभी आपने पढ़ा था कि अंग्रेजों ने पहले युद्ध की शांति संधि में मुझसे वादा किया था, वो किसी भी हमले के समय मेरा साथ देंगे। मगर अभी जब मराठों ने मेरे ऊपर हमला किया है तो अंग्रेज पीछे हट रहे हैं। ये तो सीधा विश्वासघात है। अंग्रेजों का कुछ तो करना पड़ेगा। इसके अलावा हैदर अली ने पाया कि सेना की तोपों, सॉल्ट पीटर और सीसे की आवश्यकताओं को पूरा करने के मामले में फ्रांसीसी अंग्रेजों से अधिक संसाधन संपन्न थे। परिणाम स्वरूप उसने मालाबार तट पर स्थित फ्रांसीसी कब्जे वाले माहे पोर्ट के माध्यम से मैसूर में फ्रांसीसी युद्ध सामग्री का आयात शुरू कर दिया। दोनों के बीच बढ़ती दोस्ती ने अंग्रेजों के लिए चिंता पैदा कर दी। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने माहे पर कब्जा करने का प्रयास किया, जो हैदर अली के संरक्षण में था। युद्ध शुरू होने से पहले हैदर अली ने फिर से अपना रणनीतिक दिमाग लगाया और जैसे तैसे करके मराठों और निजाम को इस बार अपनी तरफ कर लिया। 1780 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने माहे पर कब्जा कर लिया। हैदर अली, मराठों और निजाम के गठबंधन ने कर्नाटक पर हमला किया और आरकोट पर कब्जा कर लिया तथा बड़ी आसानी से 1781 में कर्नल ब्रेथवेट के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना को पराजित किया। मगर इसी बीच फिर एक विश्वासघात हुआ। मराठों और निजाम की सेना मौका देखकर अंग्रेजों की तरफ हो गई। हैदर अली अकेला रह गया, लेकिन निडर हैदर ने अंग्रेजों का बहादुरी से सामना किया और नवंबर 1781 में पोर्टो नोवो परंगीपेट्टाई, तमिलनाडु में उसे पराजय का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद लेकिन हैदर अली शांत नहीं बैठा। उसने अपनी सेनाओं को फिर से संगठित किया और अंग्रेजों को हराकर उनके कमांडर ब्रेथवेट को बंदी बना लिया। हैदर अली ने हारी हुई बाजी को फिर से पलट दिया। अंग्रेजों और उनके पक्षधरों की अच्छी किस्मत या फिर भारतीयों की बुरी किस्मत कि हैदर अली की 7 दिसंबर 1782 को कैंसर से मृत्यु हो गई। उनके पुत्र टीपू सुल्तान ने 1 वर्ष तक युद्ध जारी रखा, लेकिन कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला। एक अनिर्णायक युद्ध से तंग आकर दोनों पक्षों ने शांति का विकल्प चुना और मार्च 1784 को मंगलौर की संधि हुई, जिसके तहत दोनों पक्षों ने एक दूसरे से छीने गए क्षेत्रों को वापस कर दिया। दोस्तों, अगले युद्ध की कहानी समझने से पहले हमें उस महान योद्धा के बारे में जानना होगा जिसे इतिहास ने मैसूर का शेर कहा है, यानी टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान केवल एक वीर योद्धा ही नहीं थे, बल्कि अपने समय के सबसे सुशिक्षित और दूरदर्शी शासकों में से एक थे। भी फारसी, कन्नड़ और उर्दू जैसी भाषाओं में धारा प्रवाह थे, जिससे स्पष्ट होता है उनका व्यक्तित्व केवल युद्ध भूमि तक सीमित नहीं था, बल्कि ज्ञान और प्रशासन में भी उतना ही सशक्त था। टीपू सुल्तान ने अपने पिता हैदर अली की तरह ही एक कुशल, अनुशासित और आधुनिक सैन्य बल के निर्माण और उसके रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने मैसूर की सेना को यूरोपीय मॉडल पर संगठित किया और सैन्य आदेश फारसी भाषा में जारी किए जाते थे। हालांकि सैनिकों के प्रशिक्षण के लिए उन्होंने फ्रांसीसी अधिकारियों की सहायता ली, लेकिन एक बात उन्होंने हमेशा सुनिश्चित की कि फ्रांसीसी कभी भी सत्ता या दबाव समूह के रूप में विकसित न हो सके। टीपू जानते थे कि सहयोग आवश्यक है, पर नियंत्रण अपने हाथ में रहना उससे भी अधिक जरूरी है। टीपू सुल्तान नौसेना के महत्व से भी भली भांति परिचित थे। 1796 में उन्होंने एडमिरल्टी बोर्ड की स्थापना की
और 22 युद्धपोतों तथा 20 बड़े फ्रिगेटों के निर्माण की महत्वाकांक्षी योजना बनाई। इस उद्देश्य के लिए मंगलौर, वाजिदाबाद और मोलिदाबाद में 3 गोदी स्थलों की स्थापना की गई। यद्यपि उनकी ये योजना पूरी तरह से सफल नहीं हो सकी, लेकिन ये स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि टीपू सुल्तान भविष्य की रणनीति और समुद्री शक्ति को कितनी गहराई से समझते थे। वे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के भी महान संरक्षक थे और उन्हें भारत में रॉकेट तकनीक का अग्रदूत माना जाता है। टीपू सुल्तान ने न केवल युद्ध में रॉकेटों का प्रयोग किया, बल्कि उनके संचालन और उपयोग को समझाने वाली एक सैन्य नियमावली भी लिखी। यही तकनीक आगे चलकर यूरोप तक पहुंची और आधुनिक युद्ध प्रणाली के विकास में सहायक बनी। इसके साथ ही उन्होंने मैसूर राज्य में रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने में भी अग्रणी भूमिका निभाई, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। राजनीति और कूटनीति के क्षेत्र में भी टीपू सुल्तान असाधारण थे। वे लोकतांत्रिक मूल्यों और आधुनिक विचारों से प्रभावित थे। 1797 में उन्होंने सेरिंगापट्टम में फ्रांसीसी सैनिकों द्वारा जैकोबिन क्लब की स्थापना का समर्थन किया। इतना ही नहीं, टीपू सुल्तान स्वयं इस जैकोबिन क्लब के सदस्य बने और उन्होंने स्वयं को नागरिक टीपू कहलाने की अनुमति दी। इसी क्रम में उन्होंने सेरिंगापट्टम में स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया, जो ये दर्शाता है कि टीपू सुल्तान केवल एक शासक नहीं, बल्कि स्वतंत्रता, समानता और आधुनिक राजनीतिक विचारों के समर्थक भी थे। दोस्तों, अब आप समझ सकते हैं कि जब ऐसा खतरनाक शासक अंग्रेजों के विस्तारवादी रास्ते में खड़ा हुआ तो टकराव होना तय है। तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध 1790 से 92। यूपीएससी हर साल मेंस के पेपर में कम से कम एक प्रश्न तो जरूर पूछता है और आपके उत्तर में सही उदाहरण, सही एंगल और सही भाषा पूरे आंसर को बदल देती है। और ये समझ हमें किताबों से नहीं बल्कि पिछले सालों के सवालों से मिलती है। आजकल पिछले सालों के सवाल तो आसानी से मिल जाते हैं, मगर सवालों के उत्तर किसी एक जगह नहीं मिल पाते। लेकिन दोस्तों, मैंने इस मुश्किल का हल ढूंढ लिया है। देखिए, मुझे एक किताब मिली है और जिसमें यूपीएससी मेंस के सवाल 2013 से लेकर 2025 तक टॉपिक वाइज सॉल्व किए गए हैं। एसए से लेकर जीएस 1, 2, 3 और जीएस 4, यहाँ तक कि कंपलसरी इंग्लिश का पेपर भी सॉल्व्ड एक ही किताब में मिल जाएगा। हर सवाल के ठीक बाद उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन है। अगर आप स्टेट पीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं तो भी ये किताब आपके काम आएगी। और हाँ, ये किताब इंग्लिश में भी अवेलेबल है। अगर आप इसे दिशा पब्लिकेशन की वेबसाइट से लेते हैं तो अभी 40% तक का डिस्काउंट मिल रहा है और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप मेरा कूपन कोड BRAINBOT10 यूज कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और जल्दी से बुक घर मंगवाइए। दोस्तों, मैंगलोर की संधि के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि अब मैसूर और अंग्रेजों के बीच टकराव थम जाएगा, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट थी। मैंगलोर की संधि टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच के संघर्षों को सुलझाने के लिए पर्याप्त नहीं थी, क्योंकि दोनों ही दक्कन में अपनी अपनी राजनैतिक सर्वोच्चता स्थापित करना चाहते थे। टीपू सुल्तान एक मजबूत और स्वतंत्र मैसूर राज्य की कल्पना कर रहे थे, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे दक्षिण भारत पर अपना प्रभुत्व जमाने की तैयारी में थी। ऐसे में टकराव केवल समय की बात था। तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध की तत्काल वजह तब बनी जब टीपू सुल्तान ने त्रावणकोर पर आक्रमण किया। त्रावणकोर अंग्रेजों का सहयोगी राज्य था और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काली मिर्च का एकमात्र प्रमुख स्रोत भी था। समस्या तब और गहरी हो गई जब त्रावणकोर ने कोचीन राज्य में डचों से जल को तल और कन्ननौर जैसे क्षेत्र खरीद लिए। ये क्षेत्र टीपू सुल्तान की जागीर माने जाते थे, इसीलिए टीपू ने इस कदम को अपने संप्रभु अधिकारों का खुला उल्लंघन माना और इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार करने को तैयार नहीं हुए। जैसे ही टीपू ने त्रावणकोर पर हमला किया, अंग्रेज खुलकर मैदान में उतर आए और उन्होंने त्रावणकोर का समर्थन करते हुए मैसूर पर आक्रमण कर दिया। टीपू की बढ़ती शक्ति से पहले से ही ईर्ष्या करने वाले निजाम और मराठा भी इस अवसर पर अंग्रेजों के साथ मिल गए। इस तरह ये युद्ध केवल अंग्रेजों और मैसूर के बीच नहीं रहा, बल्कि एक बड़े गठबंधन बनाम टीपू सुल्तान का संघर्ष बन गया। 1790 में युद्ध के शुरुआती चरण में टीपू सुल्तान ने अपनी सैन्य क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया और जनरल मीडोज के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना को करारी शिकस्त दी। इस जीत से यह साफ हो गया कि टीपू सुल्तान को हराना आसान नहीं होने वाला था, लेकिन अंग्रेजों ने हार मानने के बजाय अपनी रणनीति बदली। 1791 में स्वयं लॉर्ड कॉर्नवालिस ने युद्ध की कमान संभाली और एक विशाल सेना के साथ अंबूर और वेल्लोर से होते हुए आगे बढ़ा। मार्च 1791 में अंग्रेजों ने बैंगलोर पर कब्जा कर लिया और इसके बाद उनका अगला लक्ष्य था मैसूर की राजधानी सेरिंगापट्टम। इस अभियान के दौरान कोयम्बटूर अंग्रेजों के हाथ लग गया, हालांकि कुछ समय बाद वे इसे फिर से खो बैठे।
अंततः मराठों और निजाम के समर्थन से अंग्रेजों ने दूसरी बार पूरी ताकत के साथ सेरिंगापट्टम पर आक्रमण किया। टीपू सुल्तान ने पूरी दृढ़ता और साहस के साथ प्रतिरोध किया, लेकिन इस बार परिस्थितियां उनके खिलाफ थीं। चारों तरफ से घिरा मैसूर धीरे धीरे कमजोर पड़ता गया। आखिरकार 1792 में ये युद्ध सेरिंगापट्टम की संधि के साथ समाप्त हुआ। इस संधि ने मैसूर की शक्ति को गहरा आघात पहुंचाया। इसके तहत मैसूर के लगभग आधे क्षेत्र पर अंग्रेजों, निजाम और मराठों के गठबंधन ने कब्जा कर लिया। बारामहल, दिंडीगुल और मालाबार अंग्रेजों के हाथ में चले गए, जबकि मराठों को तुंगभद्रा और उसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्र मिले। वहीं निजाम ने कृष्णा से लेकर पेन्नार के पार तक के इलाकों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इतना ही नहीं, टीपू सुल्तान पर 3 करोड़ रुपए का भारी युद्ध हर्जाना भी थोपा गया। इस राशि का आधा हिस्सा तुरंत देना था, जबकि शेष राशि किश्तों में चुकानी थी। भुगतान की गारंटी के तौर पर अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के 2 बेटों को बंधक बना लिया, जो इस संधि की सबसे अपमानजनक शर्तों में से एक थी। चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध 1799। दोस्तों, तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद का समय यानी 1792 से 1799 के बीच का दौर एक तरह से शांति का नहीं, बल्कि आने वाले निर्णायक टकराव की तैयारी का समय था। इस अवधि का उपयोग अंग्रेजों और टीपू सुल्तान दोनों ने अपने अपने नुकसान की भरपाई के लिए किया। टीपू सुल्तान ने सेरिंगापट्टम की संधि की सभी शर्तों का पालन किया, भारी युद्ध हर्जाना चुकाया और अंततः अपने बेटों को अंग्रेजों की कैद से रिहा करवाया। लेकिन ये शांति केवल दिखावे की थी, क्योंकि टीपू सुल्तान के मन में पिछले युद्ध की अपमानजनक पराजय की टीस अब भी जीवित थी। उधर अंग्रेजी सत्ता में भी बड़ा बदलाव हो चुका था। 1798 में कट्टर साम्राज्यवादी सोच रखने वाले लॉर्ड वेलेस्ली ने सर जॉन शोर के स्थान पर भारत के नए गवर्नर जनरल का पद संभाला। वेलेस्ली का उद्देश्य साफ था, भारत में किसी भी स्वतंत्र भारतीय शक्ति को समाप्त करना। टीपू सुल्तान की फ्रांसीसियों के साथ बढ़ती दोस्ती ने लॉर्ड वेलेस्ली की चिंताओं को और गहरा कर दिया। उसे आशंका थी कि मैसूर फ्रांस की मदद से दक्षिण भारत में अंग्रेजों के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। इसी कारण वेलेस्ली ने टीपू सुल्तान को स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त करने के उद्देश्य से उसे सहायक संधि प्रणाली के तहत अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। टीपू सुल्तान ने इसे साफ तौर पर अस्वीकार कर दिया। मैं किसी भी ऐसी संधि को स्वीकार नहीं कर सकता जो मेरी आजादी और सम्मान पर प्रश्न चिन्ह लगाए। युद्ध यदि आवश्यक है तो मैं उसके लिए तैयार हूं। इसी बीच टीपू पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने अरब, अफगानिस्तान, मॉरिशस और वर्साय में दूत भेजकर अंग्रेजों के खिलाफ साजिश रचने की कोशिश की है। टीपू की सफाई से लॉर्ड वेलेस्ली संतुष्ट नहीं हुए और यहीं से चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध की भूमिका पूरी तरह तैयार हो गई। ये निर्णायक युद्ध 17 अप्रैल 1999 को शुरू हुआ और बहुत ही कम समय में 4 मई 1999 को सेरिंगापट्टम के पतन के साथ समाप्त हो गया। इस युद्ध में टीपू सुल्तान को पहले ब्रिटिश जनरल स्टुअर्ट और फिर जनरल हैरिस के नेतृत्व वाली सेनाओं का सामना करना पड़ा। इस संघर्ष में लॉर्ड वेलेस्ली के भाई आर्थर वेलेस्ली ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक बार फिर मराठे और निजाम अंग्रेजों के साथ खड़े दिखाई दिए। मराठों को टीपू के राज्य का आधा हिस्सा देने का वादा किया गया था, जबकि निजाम पहले ही सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर चुके थे। युद्ध का परिणाम अत्यंत निर्णायक और दुखद था। युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई और उनके सभी खजाने अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिए गए। मैसूर की स्वतंत्र सत्ता का अंत हो गया। इसके बाद अंग्रेजों ने मैसूर के पूर्व हिंदू शाही परिवार के एक नाबालिग सदस्य को महाराजा घोषित किया और उस पर भी सहायक संधि प्रणाली लागू कर दी गई। इस प्रकार वास्तविक सत्ता पूरी तरह अंग्रेजों के हाथ में चली गई। दोस्तों, अंग्रेजों को मैसूर को पूरी तरह अपने अधीन करने में लगभग 32 वर्ष लगे थे। चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध के साथ ही दक्कन में फ्रांसीसी पुनरुत्थान का खतरा हमेशा के लिए समाप्त हो गया और दक्षिण भारत में अंग्रेजी वर्चस्व पूरी तरह स्थापित हो गया। लॉर्ड वेलेस्ली ने मैसूर साम्राज्य के सुंडा और हारपोनेल्ली जिलों को मराठों को देने की पेशकश की, लेकिन मराठों ने इसे अस्वीकार कर दिया। निजाम को गूटी और गुर्रमकोंडा जिले सौंपे गए। अंग्रेजों ने कनारा, वायनाड, द्वारपोरम और सेरिंगापट्टम पर सीधा कब्जा कर लिया। दोस्तों, चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि यह उस संघर्ष का अंत था जिसमें मैसूर ने आखिरी बार अंग्रेजी साम्राज्यवाद को खुली चुनौती दी थी। तो चलिए दोस्तों, आपसे विदा लेते हैं। आपको ये 5वां एपिसोड कैसा लगा जरूर बताएं। दोस्तों, अगले एपिसोड में थोड़ा खून खराबा ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें एंग्लो मराठा गैंगवार होगी।